Dear students, once again welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 को पूरा पढ़कर ख़त्म किया था और अच्छी तरह समझा था। उम्मीद है आपको आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 बल एवं गति के नियम अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हम इस वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। किसी वस्तु की अशून्य वेग की गति करना संभव है? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या किसी वस्तु की अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करो। यदि नहीं तो कारण बताओ। ठीक है, तो इसका उत्तर है, अब आपको पता है कि कोई वस्तु जो है बाह्य असंतुलित बिना बल के बिना भी गति कर सकती है, गति के दूसरे नियम के अनुसार। तो इसका उत्तर होगा हाँ, यदि यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव है। कोई वस्तु शून्य वेग बाह्य असंतुलित बल के बिना भी गति कर सकती है। इसके कारण नंबर 1, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं में होगा। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं में, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार असंतुलित बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या रहेगा? यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का कुल परिमाण शून्य हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत गतिशील वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिमाण शून्य हो तो वस्तु का वेग उसका प्रारंभिक वेग ही होता है। अतः इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर सही है, यानी हाँ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या है? जब किसी छड़ी से दरी को कारपेट को पीटा जाता है तो धूल कण बाहर आ जाते हैं, क्यों आते हैं? इसका उत्तर सिंपल सा है, 2 लाइनों में। देखिए, जब किसी छड़ी से दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दल गतिशील हो जाती है। दरी तो गतिशील हो जाती है जब उस पर बल लगता है, परंतु जो धूल कण होते हैं ना उसके अंदर, वो जड़त्व के कारण अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दरी को पीटने से धूल कण जो है बाहर आ जाते हैं। अब आया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो ये वही है जब मैंने आपको गति का नियम बताए थे, तो उसमें मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, वह इसमें मैंने समझाया था। तो उसका आंसर क्या आएगा? जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान हमेशा क्या होता है? स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, परंतु जब बस आगे चलने की कोशिश करती है तो जड़त्व के कारण जो है स्थिर अवस्था में रहने के कारण सामान के पीछे की ओर गिरने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार बस जब रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना हो जाती है। अतः बस पर रखा हुआ सामान हमेशा रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो आगे पीछे ना गिरे। ठीक हो गया, चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई जाती है। कुछ दूरी के चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? अब देखो, ये भी आपको मैंने बताया था, जब कोई बल्लेबाज जो है ना गेंद को मारता है तो गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई जाती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त मात्रा में बल नहीं लगाया। पर्याप्त मात्रा में यानी 4-5 कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला इसमें दिया हुआ उन्होंने चौथे का पहला भाग दिया हुआ है कि क्या बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त मात्रा में हिट नहीं किया है। ठीक है, या दूसरा है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। तीसरा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। चौथा, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने का प्रयास करती है। इनमें से सही कौन सा? इनमें से सही होगा आपका सी, गेंद पर गति की दिशा में एक विपरीत बल कार्य कर रहा होता है। न्यूटन का थर्ड नियम लागू होता है इसमें, जिस कारण बस जो है गेंद रुक जाती है। आपको पता ही है, जब आपका चलते हैं तो पृथ्वी भी आपको आगे को धकेलती है। तो इस प्रकार जो है गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है आपको यह गेंद रुक जाती है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है, अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन चल पड़े आपके, इसमें आपको मैथमेटिकल तरीके से जो फॉर्मूले बताए हुए हैं वो इसमें चलाने हैं। तो पांचों क्वेश्चन है, एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता है। ठीक है, पहाड़ी से नीचे की ओर वो जा रहा है, उसका त्वरण एक निश्चित है और वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करना, हमने एक्सेलरेशन क्या है इसकी। ठीक है, पहले अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, इसका भार जो है 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा वो हमें देखना है। और 1 टन होता है 1000 किलो, ये आपको बताया हुआ उन्होंने। ठीक है, तो हमने इसमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है कि इस पर कितना बल लगेगा, फोर्स कितनी है और ए कितना है, एक्सेलरेशन कितनी है। तो हमें इसका उत्तर देखने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा दिया क्या है। हमें दिया गया है ट्रक का द्रव्यमान m इक्वल टू 7 टन, 7 टन इक्वल टू 7000 किलोग्राम। ठीक है, समय दिया हुआ है 20 सेकंड और प्रारंभिक वेग दिया हुआ उन्होंने 0 सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड है, और अंतिम वेग प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और तय की गई दूरी s है इक्वल टू 400 मीटर। तो अब गति का दूसरा नियम यहाँ लगेगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है, s क्या होता है, s होती है डिस्टेंस यानी दूरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा नियम क्या बोलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपको पता है प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, तो इसलिए फिर u आपका आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, यानी त्वरण हमने निकाल लिया। त्वरण क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बल निकालना है, मैंने बल हो आपको पता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी m इंटू ए। तो m इसमें है 7000 और a है 2, 7000 इंटू 2 14,000 न्यूटन। तो फोर्स कितनी आ गई 14,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन। ठीक हो गया, इस प्रकार हमने त्वरण भी निकाल लिया। त्वरण हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड स्क्वायर, और बल हो गया आपका, फोर्स हो गया 14,000 न्यूटन या 14,000 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है आपका। तो प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें भी आपका गति का तीसरा नियम लगेगा, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 क्या दिया उन्होंने, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल का आरोपित करता है तथा पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है, तो हमें ज्ञात करना है नेट त्वरण बल क्या है, रेल का त्वरण बल क्या है, तथा डिब्बे में एक द्वारा दूसरे डिब्बे पे लगाया गया बल क्या है। तो इस पे क्या लगेगा आपका, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, अब इसमें तीसरा नियम लागू होगा, इसमें क्या बोलता है आपका, पहले तो हमें निकालना है क्या कि 3 चीजें पूछी है, इंजन द्वारा कितना बल लगाया जाता है, ठीक है, दूसरा आपका डिब्बे से डिब्बे पे कितना बल लगाया जाता है, और इसमें बल कितना है। तो ये आप निकाल सकते हो। पहले इंजन का आरोपित बल है आपके 40,000 न्यूटन, ठीक है, तो घर्षण बल कितना होगा 5,000 न्यूटन। अब एक ही दिशा में लगने वाला नेट त्वरण बल होगा आपका 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ठीक है, अतः नेट त्वरण बल है आपका 35,000 न्यूटन। तो एक आपका त्वरण तो निकल गया, नेट त्वरण बल कितना आएगा 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ठीक हो गया। बी है रेल का त्वरण क्या होगा, तो रेल का त्वरण आपको पता ही है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हमारे पास एफ है 35,000 और एम है 18,000 इंटू ए, तो ए निकालना हमने, ए क्या होगा 35,000 बटा 18,000 इज इक्वल टू, इसको भाग करेंगे हम 35,000 को 18,000 से, तो आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आ गया आपका, रेल का त्वरण होगा 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तीसरा दिया है इन्होंने, डिब्बे से डिब्बे दूसरे डिब्बे पे लगाया गया बल। तो 2 डिब्बे हैं, ठीक है, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल इज इक्वल टू डिब्बे 2 का द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसलिए एफ कितना होगा 2000 इंटू 1.9, फोर्स कितनी होगी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में लगी हुई, वो होगी एफ से, एफ क्या होगी 2000 गुना 1.9 इज इक्वल टू 3600 न्यूटन। ऐसा
इसलिए एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पे जो बल लग गया होगा 300 यानी 3800 न्यूटन। तो इस प्रकार जो है आप मैथमेटिकल क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं सारे। ठीक है, ये मैं फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था इसमें सिर्फ फॉर्मूले लगने हैं। तो अगला प्रश्न जो है 8वां, ये भी आपका इसी तरह से होगा। ठीक है, 9वां प्रश्न जो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, किसी द्रव्यमान, तो प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ये है छोटा सा, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन है सारे मैथमेटिकल। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, ठीक है, का संवेग क्या होगा। इसका संवेग, अब देखो किसी m द्रव्यमान की वस्तु, संवेग आपको पता ही है, मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv। ठीक है, p इक्वल टू mv, तो क्या आएगा d, इसका आंसर क्या होगा d mv। आपको फॉर्मूला याद हो तो आप एकदम सही बता सकते, इसका आंसर होगा d mv। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा के उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब घर्षण बल क्या होगा, देखिए हमने बक्से का वेग क्या है, नियत है, नियत वेग दिया उन्होंने पहले। हम जानते हैं बक्से का नियत वेग है नियत, मतलब बक्से पर कितना बल लगेगा। अगर नियत गति है बक्से की, अगर किसी भी चीज़ की गति नियत हो तो उस पर जो बल लगता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। मैं आपको पहले बताया गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो कितना बल लगा हुआ इसमें 200 न्यूटन, तो घर्षण बल भी उसका उतना ही लगेगा 200 न्यूटन, परंतु डायरेक्शन होगी अलग। तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, 200 न्यूटन। ठीक हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 भी आप कर सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, और ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। प्रश्न नंबर 12, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब 12 क्या है, एक बार देख लेते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु को उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, तो संभवतः हमारे द्वारा लगाया गया बल जो है, आरोपित किया गया बल जो है, गतिशील नहीं हो पाएगा ट्रक। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। उसने कहा, तो इस तर्क में अपने विचार बताएं और ट्रक की गतिशीलता क्यों नहीं हो पाता, ये भी बताएं। तो इसका उत्तर क्या होगा अब आपके हिसाब से, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अब मैंने आपको जड़त्व पढ़ाया था, ठीक है, तो जड़त्व क्या चीज़ होती है, जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के अनुपाती होता है, यानी जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्व घटता है। ठीक है, नहीं सॉरी, समानुपाती होता है, जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही वो जड़त्व बढ़ता है। तो एक ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही जड़त्व भी अधिक होगा। अत्यधिक जड़त्व के कारण ही वह विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, अब हमारे द्वारा लगाया गया बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, एक तो उसका आंसर ये होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, ट्रक और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। ठीक है, यदि धक्का देने वाला बल जो हम धक्का देते हैं वो बल ट्रक और सड़क के घर्षण बल की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तो ट्रक में गति उत्पन्न हो जाएगी, परंतु धक्के से उत्पन्न बल ट्रक के घर्षण बल से कम होता है, इसलिए ट्रक गति नहीं करता। तो ये भी आप समझ गए। इस प्रकार बच्चों ये सारे प्रश्न जो है मैथमेटिकल फॉर्म में है और इसके फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, तो आप कर सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ाया था मैंने उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आप अच्छी तरह कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा इनको समझा दूंगा। ठीक है, इसमें एक प्रश्न है जो आपको मैं बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 17, इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है,
ठीक है, चलिए इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। इस प्रकार हमने चैप्टर 9 बल एवं गति के नियमों को अच्छी तरह पढ़ा, समझा और उसके प्रश्न उत्तर भी किए। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने इनको अच्छी तरह से किया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।